सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालयों में साक्षात्कार नमस्कार आयोजित सर। किए जाने हैं और उसी श्रृंखला में आज हम एक और साक्षात्कार आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हैं। आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं प्रीति पांडे, डॉक्टर प्रीति पांडे मैम का, जो टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार देने के लिए केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं विजेता मैम, रश्मि मैम, अनु मैम और ज्योति मैम। पहला सवाल, अपने बारे में जी बताएं प्रीति मैम। जी सर। पहले सभी को नमस्कार सर, मैम, आप लोगों को। मैं मेरा जो जन्म स्थान है जिला बस्ती उत्तर प्रदेश है। मेरा स्नातक गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हुआ है, वहां से संबद्ध कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से हुआ है सर। दूसरा, मेरा बीएड कानपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद मैंने सीटेट, नेट, जेआरएफ ये सारी चीजें क्वालिफाई की हैं। उसके बाद पीएचडी भी किया है सर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से। और मेरे कुछ शौक हैं सर, जैसे संगीत में है, मुझे संगीत सुनना और गाना दोनों पसंद है। और पढ़ाई के अलावा खाना बनाना भी मेरा एक शौक है। मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं बनाना पसंद करती हूँ खाली समय में। जी, जी, बहुत बढ़िया मैम। केवी के विषय में कुछ बता दीजिए, केंद्रीय विद्यालयों के विषय। जी सर। केंद्रीय विद्यालय का गठन 15 दिसंबर 1963 में हुआ है सर, 15 दिसंबर 1963 में। और ये केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब केंद्रीय कॉलेज स्कूल हैं, जो कि खास तौर से जो रक्षा विभाग है उस उनके बच्चों के लिए, और जो केंद्रीय संस्थान में काम करते हैं केंद्रीय विभाग में, उनके बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्कूल की का निर्माण किया गया है। और देश भर में लगभग 1200 से अधिक स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय के। बहुत बढ़िया मैम। आपने बताया कि आपकी रुचियां हैं संगीत सुनना और जी गाना और खाना बनाना। जी मैम। खाने जी में क्या ऐसा विशेष आप करते हैं कि आप उसको रुचियों में गिनते हैं? जी, क्योंकि सर कितना भी, जैसे हर व्यक्ति को तनाव होता है, तो जब भी मैं कभी किसी चीज के तनाव में होती हूँ तो उस समय मेरा मन कुछ बनाने का करता है या फिर गाने का करता है, तो मैं उसे अपनी रुचि मानती हूँ। क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, फिर मुझे बस ध्यान रहता है कि मैं घर के लिए या बच्चे के लिए जो बना रही हूँ अच्छा बनना चाहिए, उसमें क्या क्या कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाती हूँ, तनाव मुक्त हो जाती हूँ। और दूसरा सर, संगीत, उसमें भी ऐसा ही फील करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। साक्षात्कार अभी जब भी सबका चलता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? थोड़ा सा सर। तो फिर एक गाना सुना दीजिए, क्योंकि आपने बताया तनाव दूर करने के लिए कोई गीत या कोई गाना या कोई कविता आप सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। जी सर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। और खाने में क्या बनाते हैं जब ऐसा तनाव दूर करना होता है तो? सर मुझे, मतलब जो पारंपरिक खाने हैं ना, उसी में ज्यादा रुचि है। बाकी तो बच्चों के लिए मैं थोड़ा इधर उधर की चीजें भी बनाती हूँ, चाइनीज फूड जो भी है, लेकिन मुझे खास तौर से वही बनाना पसंद जो मेरी मम्मी ने, मतलब शुरू से हम लोग खाए पिए, जैसे कढ़ी हो गया, आलू पराठा है, गोभी पराठा है, मूली पराठा है, और छोले भटूरे, ये सारी चीजें सब बना देती हूँ। और रेगुलर तो ये जो दोनों आपकी खूबियां हैं, इनका विद्यालय में आप किस तरह से प्रयोग करेंगे, केंद्रीय विद्यालय में जब आप नियुक्ति पा चुके होंगे? जी, पहली तो जो संगीत है सर, वो तो मुझे लगता है कि बच्चों को मैं कविता के दौरान थोड़ा लय के साथ कविताओं को पढ़ा के, और बच्चों को बताना चाहूंगी कि संगीत किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, उनको हम कैसे उस अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। कभी भी एकांत में या सामूहिक रूप से अपने आप को कुछ भी अवसर देके खुल के गाना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश होता है और हमें फिर से एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मैं बच्चों को संगीत से जोड़ूंगी सर। और चूंकि हिंदी की अध्यापिका बनूंगी तो काव्य पाठ होंगे, तो मैं सवैया छंद है, ये सारी चीजें थोड़ा लय के साथ उन्हें पढ़ना सिखाऊंगी, बताऊंगी। और भोजन का सर, भोजन
हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो मतलब बालक हो बालिका हो। तो मैं दोनों को बताऊंगी कि आप दोनों लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ बालिका का भोजन को बनाना, जैसे एक एज के बाद 9th-10th के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी घर में आप लोग अपने माता पिता के साथ ये सारी चीजें सीखें, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है, जो हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, उसका एक खास जो अंग है वो भोजन भी है। तो उसको हमें ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। क्या भोजन को केंद्र में रखकर आप अभी कोई लघु कथा बता सकते हैं? भोजन को केंद्र में रख के कोई लघु कथा, कोई भी, सर, किसी का बताना है कि अपना कोई कोई भी बताना लघु कथा। है? अभी ऐसे तुरंत नहीं जी, याद आ रहा कोई सर। बात नहीं मैम। विजेता मैम। जी सर, धन्यवाद सर। प्रीति मैम, जी मैम। आपके जरा मुझे बताएंगी स्नातक के विषय कौन से थे और परास्नातक आपने किस विषय से किया है? जी जी मैम, हिंदी और राजनीति शास्त्र था मेरा स्नातक में, लेकिन मैंने अलग से फिर संस्कृत से भी परास्नातक किया था। और हिंदी सॉरी, राजनीति, एक सेकंड, स्नातक में जी हिंदी राजनीति और कौन सा विषय है? ये समाज शास्त्र था, सेकेंड ईयर तक था मैम। और समाजशास्त्र। जी फाइनल में मैंने दो चुना था, हिंदी और राजनीति शास्त्र। अच्छा अच्छा, और पर ठीक स्नातक में मैम मेरा हिंदी था। ठीक ठीक। और ये बताइए, आपने सीटेट कौन से सन में किया? मैम मेरा तो मतलब 2021 में हुआ है और एक मेरा 2013 में हुआ था। मतलब 2 बार आपने क्वालिफाइड किया, जी दोनों जी बार जी पेपर 1 और 2 था या क्या था? जी, दोनों था, दोनों था। तो बीच में हुआ था मैम कि ये इनवैलिड हो गया है, तो इस वजह से मैंने दोबारा दिया था 21 में। तो अच्छा, इनवैलिड जी, हो गया था तो मतलब अब क्या रूल है तो अभी तो वैलिड के मैम लिए? आ गया है कि नहीं, अब मान्य हो गया है, लेकिन थोड़ा संदेह था, इस वजह से उस समय पेपर दिया था। पेपर के बाद ये सारी चीजें सामने आई थी कि नहीं मान्य है, अब पुराना इसका भी मतलब मान्य आप है। अपने बारे में ये भी अवेयर हैं कि अब आपका आजीवन सीटेट मान्य जी रहेगा, है ना? अगर आपने एक बार क्वालिफाइड कर लिया। आपने बताया जी आपने नेट भी किया हुआ है जी और आपका जो बायोडेटा मैं देख पा रही हूँ उसमें आपने लिखा है पीएचडी भी आपने किया हुआ है और नाम जी में जैसा कि डॉक्टर लगा हुआ है आपके। तो जी इतनी सारी योग्यताओं वाला शिक्षक जब हमारे संगठन को मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि कुछ नया आपके इस पीएचडी से हमारे बच्चे लाभ लें। आप हमारे बच्चों को क्या नया अपने शोध से किया होगा, उससे क्या नया देने वाली हैं बच्चों को? जी मैम, जैसा कि मैंने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है केदारनाथ मिश्र प्रभात के महाकाव्यों का। तो पहले तो मैम भाषा विज्ञान हमको पढ़ाना ही है बच्चों को ग्रामर के रूप में। तो उनको थोड़ा सा मैं और अपने तरीके से जितना मैंने अभी तक अध्ययन किया है, लेकिन चूंकि वो बच्चे मैम अभी 9th-10th के हैं, तो मैं इतना कुछ जटिल नहीं उन्हें बताना चाहूंगी कि उन्हें वो बोझ लगे। मैं आसान तरीके से उन्हें समझाना चाहूंगी, क्योंकि पीएचडी की जो चीजें हैं वो मैं बहुत छोटे मतलब बच्चों को बहुत प्रेशर नहीं दे सकती। तो मैं उन्हें ये बताऊंगी कि भाषा विज्ञान का, किसी भी भाषा में भाषा विज्ञान का क्या महत्व होता है। तो उसको लेके जब मैं उन्हें ग्रामर पढ़ाऊंगी मैम, तो वर्ण है, पद है, इन सारी चीजों को मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी। जी जी, बहुत सुंदर। आपने कहा आपको संगीत पसंद है, आपने गाना भी गुनगुनाया। एनसीईआरटी की किताबों का आपने अध्ययन किया है अभी जी परीक्षा के जी दौरान? मैम, जी जी जी, किया तो है। किसी भी कविता की कोई मुझे क्या है आदत है, कविताओं को अक्सर करके मैं कोई धुन बनाकर खुद अगर नहीं आता तो खुद बनाकर बच्चों को सुनाती हूँ, पढ़ाती हूँ। आपने किसी कविता की खुद कोई लय बनाई है? ऐसा प्रयास किया है आपने? मैम पहली बात तो इतनी जल्दी जल्दी केवीएस का फॉर्म और एग्जाम हुआ कि पहले तो पूरा ध्यान था कि सारी चीजों को हम पढ़ लें अच्छे तरीके से। तो ये हमको नहीं समय मिल पाया कि हम धुन के साथ उसको तैयार करें, लेकिन हम उसको बना सकते हैं जब भी मतलब मुझे लगेगा कि बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत आसानी से बना देंगे। क्योंकि मैंने इसके पहले जो रसखान के सवैया वगैरह पढ़ाए हैं बच्चों को, चूंकि मैं पीजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्नातक के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो मैं उन्हें लय के साथ पढ़ाती हूँ। तो मेरा अभ्यास तो है मैम, लेकिन एनसीईआरटी की बुक का नहीं मैंने किया अभी।
चलिए कोई नहीं। सवैया छंद का कोई उदाहरण आप, और सवैया की कोई अगर पारंपरिक लय है उसमें आप मुझे सुनाएंगी एक जी उदाहरण सवैया कोई? जी मैम, बिल्कुल जी। रसखान सुजान से है मैम। जी आराम से भूरी आप। भरी अति शोभित श्याम जट से बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कर छोटी वह छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। जी, ये बहुत सवैया सुंदर। छंद का उदाहरण था मैम जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगी, आपने कहा आपको भोजन बनाना पसंद है, तो एनसीईआरटी में एक पाठ है भोजन से संबंधित, आपको उसका नाम याद है? अगर नहीं है तो मैं बताऊँगी। हाँ हाँ मैम, 7वीं कक्षा का एक पाठ है। जी मैम, मैंने पढ़ा है लेकिन नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, खान-पान की बदलती तस्वीर पढ़ा होगा जी आपने? जी 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 पाठ में एक एक शब्द भी ये प्रयोग हुआ है कि भई पारंपरिक भोजन का जो प्रचलन है, वो जी अब आम तौर पर कम होता जा रहा है और वो 5 सितारा होटल की शोभा बढ़ा रहा है। तो पारंपरिक भोजन और जो चाइनीज़ फूड आपने बताया और फास्ट फूड, इनमें अंतर क्या है? और ऐसा अंतर बताइए कि जिससे बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि हमको पारंपरिक भोजन की ओर जाना है। जी। बस एक बेटा, बस 5 मिनट बंद कर दो, बस मेरा बहुत डिशेज। कोई नहीं, आप आराम से बताइए, बेटे को बता दीजिए। जी जी मैम। हाँ, आपने हाँ, पूछा कि मैं कैसे पारंपरिक भोजन बच्चों को और पारंपरिक फास्ट भोजन फूड, के हाँ, बारे में, जी, और फास्ट फास्ट फूड। सबसे पहले तो मैम हमें ये खुद भी जानना होगा कि मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। जैसे स्वायत्त जहर बोलते हैं 3-4 चीजों को, मैदा हो गया, चीनी है, और मीठा सोडा जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन कौन से फूड में ज्यादा पड़ती हैं। तो जहां तक देखा जाए, जो चाइनीज फूड है, चाउमीन, पास्ता, मैगी, जो भी है, तो सब मैदे से ही बनता है मैम अधिकतर। तो मैं तो पहले ये बच्चों को बताऊंगी वो कितना हमारे आंत के लिए, हमारे पेट के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। और जो पारंपरिक भोजन है, किस तरह से उसमें हमें फाइबर मिलता है, कैसे मतलब घर के शुद्ध चीजें मिलती हैं। इन सारी चीजों को मैं उन्हें समझाऊंगी, और उसका आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सेहत से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, वो बच्चों को जब बताया जाएगा तो मेरे ख्याल से मैम कि बच्चे ये सुनना पसंद करते हैं कि मतलब मैं ये खाऊंगा तो पढ़ने में तेज हो जाऊंगा, और मैं ये खाऊंगी तो मतलब अच्छी हो जाऊंगी। जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं ऐसे बताऊंगी मैम। जी, ये खाऊँगा तो पढ़ने में तेज हो जाऊँगा। इससे मुझे एक बात याद आ रही है कृष्ण जी की, याद है जी, आपको कौन-सी? मैया उनसे भी कुछ कहती थीं, यशोदा मैया, मैया क्या मीठा पियोगे वही तो क्या होगा? बढ़ेगी चोटी। जी जी, तब ही कितने दिन बढ़ेगी। मोहे दूध हाँ, पियत भी, यह जी, अजहू है जी, छोटी। जी जी बहुत मैम। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए रामचरितमानस में कितनी पहले तो उसमें ये बताइए मुख्य छंद कौन से हैं रामचरितमानस में? जी, दोहा चौपाई है मैम। जी, कितनी चौपाई के बाद दोहा आता है? 4 चरण के बाद एक दोहा आता है मैम। आपने अध्ययन किया है रामचरितमानस का? रामचरितमानस का इस तरह से नहीं किया मैम, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है उसके उसके बाद। किसी कांड का कभी अध्ययन किया हो सोपान का? जो कि आम तौर पर लोग करवाते हैं सुंदर कांड का पाठ अगर कभी जी, सुना है मैम, सुंदरकांड का पाठ सुना हो? तो मैंने सुना है जी। चलिए कोई नहीं क्योंकि एक शैली उसमें प्रयोग की गई है कर्म शैली। हाँ जी, मैं इसी का यही सुनना चाह रही थी आपसे, बहुत जी सुंदर। कड़वक जी मैम, हाँ, तो शैली। इसकी शैली की विशेषता क्या है? मैम 5 चौपाई और एक दोहा, मतलब ये जब साथ में आते हैं तो मैम मैं पूरी तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 चौपाई और एक दोहे के मेल को ही कड़वक शैली कहते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए
क्योंकि आप जो है बच्चों के स्तर का अगर मैं कहूँ, जैसे हमारा 6वीं कक्षा का एक बालक है, जी, वो आपके स्टाफ के ही किसी टीचर का बच्चा है। जी, आपके उस जो स्टाफ के जो टीचर हैं, उनमें आप सभी में ये प्रचलित है कि आप बहुत विनम्र हैं जी, और इस तरह का, है ना? और इसी कंडीशन में आपकी क्लास में हैं 2-3 शिक्षक हैं जिनके बच्चे आप ही की क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, बच्चे खुश रहते हैं। जी, लेकिन एक बच्चा है जो आपके सामने, स्टाफ के टीचर का ही बच्चा है, आपके सामने तो वो बिल्कुल मासूम सा, भोला सा, बोलेगा नहीं, तमीज में रहेगा एकदम अच्छे से। जैसे ही आप क्लास से गए, आपको सुनने में आता है कि टीचर के उस बच्चे ने किसी अन्य बच्चे से झगड़ा किया है या कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो अनौपचारिक हैं, या उसकी जी, कॉपी ली है किसी अन्य बच्चे की और उस पर कोई ऐसी अनौपचारिक सी ड्राइंग बनाकर उसको वापस कर दी, जबकि बच्चे ने उसे काम पूरा करने के लिए दी थी, और उसने सोचिए शिक्षक का बच्चा है और वो साथ ही आपके ही साथ आपके विद्यालय में उनका बच्चा है। ओके। ऐसी स्थिति में आप बच्चे के लिए उसकी सुधारात्मक ऐसे कौन से कदम उठाएँगी जो आपको दोनों स्थिति बैलेंस करनी है? शिक्षक साथी हैं और बच्चा उन्हीं का है, क्लास में जब आप हैं और बच्चा उस समय अन्य बच्चों के समान है। क्या कदम उठाएँगी आप? जी मैम। अनौपचारिक शब्द प्रयोग करता है, झगड़े करता है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके। पहले तो मैं वहाँ पे मुझे ये नहीं देखना होगा कि ये मेरे मतलब समकक्ष जो शिक्षक हैं उनका बच्चा है। पहले तो मैं उसे एक छात्र के रूप में ही देखूँगी, चाहे जो भी है। हाँ, थोड़ा अगर मैं उन्हें जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से उनके माता-पिता को, तो उसका ये रहेगा, लेकिन मैम वहाँ पे मुझे सबसे पहले प्राथमिकता बच्चे को देनी है। और मुझे नहीं लगता कोई भी माता-पिता जो भी बच्चे को लेकर हर कोई माता-पिता चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो उन्हें कभी भी कुछ ऐसा खराब लगेगा अगर मैं बच्चे को अलग से समझाती हूँ और उस पर उसको थोड़ा-सा मतलब अकेले में एकांत में उससे बातचीत करती हूँ, उसकी समस्या जानने का प्रयास करती हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि समस्या जो है वो स्कूल से ना होके घर से है, तो चूँकि वो मेरे समकक्ष हैं और हमारे साथ हैं, उनका बातचीत है, तो मैं अगर मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा, तो मैं एक बार उनसे भी थोड़ी बात करूँगी, विनम्रता के साथ करूँगी कि ताकि वो घर पर भी उसे वैसा माहौल दें। जी, बहुत सुंदर। सर, आगे कोई प्रश्न? जी, रश्मि मैम। जी सर, धन्यवाद सर। अ, बहुत ठीक है। प्रीति जी, मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जी, आपको खाना बनाने का शौक है। तो एक प्रश्न मेरा वहीं से है कि जैसे कि आजकल बच्चों में एक चलन है फास्ट फूड खाने का। अ, काफ़ी बार हम देखते हैं कक्षा में कि बच्चे जो लंच में हैं, पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उनको मैगी, पास्ता ये या बर्गर ऐसी चीज़ें भेज देते हैं, क्योंकि बच्चा टिफ़िन ना ले जाए, इससे अच्छा है कि जो वो चाहता है वो खाए। तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे समझाएँगे कि एक बच्चा जो है, जो बर्गर ही खाना चाहता है और आप उसे ये भी बताना चाहती हैं कि हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप उस बच्चे को कैसे समझाएँगी, या फिर आप बच्चों का खाना पेरेंट्स से बात करके, कोई पेरेंट्स आपके पास आता है, ये प्रश्न लेके कि बच्चा हर हाल में फास्ट फूड खाना चाहता है। तो जैसे कि आपको खाना बनाने में रुचि है, तो आप हेल्दी फूड खिलाने का क्या उपाय बताएँगी उसको? किस जी तरह से मैम, हेल्दी फूड खिला सकते हैं? जी। मैम मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा है, उसका जो एक स्कूल में होता है ना अच्छा इम्प्रेशन वो बनाना चाहता है, कि मैं अच्छा बन के रहूँ और खास तौर से अध्यापक के सामने, तो अच्छा रहूँ और अच्छे मार्क्स लाऊँ। तो मैं उन सब सारी चीज़ों से उसको जोड़ूँगी और उसको मैं समझाऊँगी कि अगर आप फास्ट फूड खाते हैं और ये सारी चीज़ें और उससे होने वाली जो-जो बीमारियाँ हैं, उनके बारे में उन्हें बताऊँगी और ये बताऊँगी कि उससे आपकी पढ़ाई पे और आपके पर्सनैलिटी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे आगे चल के। और आप अन्य बच्चे जो कि घर का खाना खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और कभी भी परीक्षा में आप अस्वस्थ हो गए तो उसका क्या आप पे असर पड़ेगा और आपकी परीक्षा छूट सकती है या फिर इस तरह की चीज़ें मैं बताऊँगी और आपका सेहत खराब होगा, आगे चलकर उससे आपके मस्तिष्क पर भी असर पड़ेगा और आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो अगर उसके बाद भी वो नहीं समझता है, तो मैं पेरेंट्स से भी एक बार बात करूँगी
कि वो भी अपने स्तर से बच्चे को मोटिवेट करें ताकि वो इन सब चीज़ों को खाए। और मुझे मेरा मानना है मैम कि अगर मैं बच्चे को बहुत ही अच्छे से बहुत ही और बच्चों को तुलना कभी नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बताऊँगी कि आप बहुत अच्छे हो और मैं चाहती हूँ इतना सुधार कर लो, आप और अच्छे हो जाओ ताकि आप अच्छा कर पाओ। तो वो करेगा मैम, बच्चा ज़रूर करेगा। जी, बहुत अच्छे। अ, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब हम कक्षा में बहुत बार अध्यापन कार्य कर रहे रश्मि होते मैम हैं। की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। अ, बाकी आ रही है मैम, मैम तक भी जा रही है, मुझ तक भी आ रही है। जी जी मैम, रश्मि मैम पूछिए। जी। काफ़ी बार अध्यापन कार्य हम करते हैं और जैसे कि शिक्षक होने के नाते हम अपना सर्वश्रेष्ठ भी देते हैं। जी। अ, शिक्षक के रूप में कक्षा में सबसे अधिक निराशा कब हो सकती है? कब होती है एक शिक्षक को निराशा कक्षा में? जी मैम, जब हम अपना पूरा पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय देते हैं और पूरे समर्पण से बच्चों के साथ लगे होते हैं, उसके बाद भी बच्चों से जब हम कुछ प्रश्न करते हैं जो कि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ है और वो उसका कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो काफ़ी निराशा होती है और ऐसा लगता है कि किस तरीके से अब इन्हें समझाया जाए कि अगली बार इसमें बेहतर कर पाएँ। अ, ठीक है। फिर भी अगर आप निराश होते हैं, क्या आप अपनी निराशा बच्चों के समक्ष प्रकट करेंगे? क्या आप समझते हैं कि प्रकट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप निराश हो रहे हैं बच्चों के व्यवहार से, बच्चों के आउटपुट से आप सहमत नहीं हैं, निराश हो रहे हैं। क्या आप ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने प्रकट करना चाहेंगे? या फिर नहीं अपने कुछ आप सोचेंगे कि इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूँ? जी, बस यही मैम कि हम और क्या कर सकते हैं और कैसे इसको कुछ बच्चे होंगे मैम, सारे बच्चे तो नहीं ऐसा करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे उनको हम ख़ास तौर से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी आ रही है और बेहतर बनाएँगे। क्योंकि एक शिक्षक को निराश देखकर शायद ये बच्चा उसका अच्छा उस पे इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। एक शिक्षक के रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? जी, जब हमारे कक्षा के बच्चे किसी भी फ़ील्ड में चाहे वो अ, परीक्षा ही नहीं और भी जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, उसमें बेहतर करने लगते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हम हर तरह से विकास बच्चों का कर रहे हैं। सिर्फ़ पढ़ाई में ही नहीं और भी चीज़ों में वो योगदान दे रहे हैं, खेल में कल पेंटिंग में, ये संगीत में। जी। अच्छा, ठीक है। अब अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि एक बच्चा है जो सकारात्मक जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट नहीं दे पा रहा है, सकारात्मक रवैया उसका समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और क्लास के 90% से ज़्यादा बच्चों को वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पर एक बच्चा जो है आपसे बहुत सारे सवाल कर रहा है। आपने उसके सवालों के जवाब दिए, किसी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। घर जाके बच्चे ने बताया कि मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, मुझे समझ में नहीं आया और पेरेंट नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पेरेंट को कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, मैम मैं पेरेंट्स से बात करूँगी उनके माता-पिता से और उन्हें मैं बताऊँगी कि कक्षा के मतलब मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या मैं जो बच्चों को ध्यान में रख के ही पढ़ाती हूँ, इसके बाद भी अगर ये संतुष्ट नहीं है या इन्हें समझ में नहीं आता है, तो मैं इनके लिए एक्स्ट्रा जो भी खाली समय मेरे पास होता है, उसमें मैं उन्हें समय देने का प्रयास करूँगी। जी। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है इंटर में। क्या आप मुझे माल्थस का नियम बताएँगी? अगर आपने उसमें पढ़ा है तो? पढ़ा है मैम लेकिन मुझे अभी नहीं याद है। जी। कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये भी है कि आपने नेट क्वालीफाई किया हुआ है, आप पीएचडी हैं। जी। अभी आप टीजीटी बनना चाहती हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में आना चाहती हैं। आगे जाके आपको अगर किसी अच्छे कॉलेज में वहाँ पर अवसर मिलता है, तो क्या हम ये सोच लें कि आप ये हमारा संगठन छोड़ देंगे?
इस पोस्ट के समकक्ष अगर मुझे कुछ मिलता है कहीं पे मैम, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैं पीजीटी बनती हूँ या टीजीटी बनती हूँ, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर हायर में मेरा होता है कहीं, तो एक बार सोचूंगी मैम। जी। ओके। घनश्याम सर। जी मैम। अनु मैम। हाँ जी सर। जैसे कि आपने बताया कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ, है जी ना? जी जी। तो आप वहाँ की कोई प्रसिद्ध कवि, लेखिका के बारे में जानती हैं? क्या जी आपने जी सुना है? जी मैम, बिल्कुल। हिंदी साहित्य इतिहास के जो सबसे प्रख्यात हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में ही हुए थे। उनका जन्म हुआ था, तो मैं जी, उन्हें जानती हूँ। जी। जी। इसके अलावा आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, तो क्या आपने किसी और लेखक का भी ऐसा नाम पढ़ा है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ है? जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मैम जी, मैंने बहुत पढ़ा बढ़िया। है। जी, 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 जी। 1927 में बस्ती जिले में हुआ। जी। क्या आपने पढ़ा है कि उनकी कौन-सी कविता संस्मरण हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए हैं? हाँ मैम, मैंने पढ़ा है, बस याद नहीं आ रहा है। जी, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि आप पीएचडी कर चुकी हैं, एमए कर चुकी हैं, तो आपने केंद्रीय विद्यालय को ही शिक्षिका बनने के लिए क्यों चुना? जैसा कि मैम केंद्रीय विद्यालय में आपका ट्रांसफर भी होता रहता है और आप यहाँ वहाँ पे पोस्टिंग होती रहती है, तो अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग वहाँ के चीजों को समझते हैं, जानते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं। तो हुँ, ये मेरा एक और भी शौक है, मैंने इसे बताया नहीं कि मुझे घूमने का भी थोड़ा शौक है और समझने का है। अंदर रहता है कि मैं अपने ही देश की बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ नहीं जा पा रही हूँ, नहीं जाती हूँ, तो शायद इसके माध्यम से मुझे कुछ जगहों को जानने का मौका मिलेगा। और केंद्रीय विद्यालय का जो वातावरण है, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मेरा तो नहीं है इसमें कोई, मतलब मैंने यहाँ से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे घर में, मेरे परिवार में एक दो लोग हैं, तो उनके माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय में गई हूँ, उनके क्वार्टर पर भी गई हूँ और जी, वहाँ का जी। माहौल देखी हूँ। जी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। जी। अच्छा, आपने हिंदी में ही पीएचडी किया है, तो जी क्या बचपन से ही आपकी हिंदी में रुचि रही या कोई आपके स्कूल समय में या फिर कॉलेज के स्तर पर कोई ऐसे अध्यापक थे, जिनको जी देखकर आपकी हिंदी की तरफ रुचि जागृत हुई? तो आपने हिंदी में ही शिक्षिका बनने के लिए क्यों चुना? जी मैम, इंटरमीडिएट तक तो मैम मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं समझ था कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि चूंकि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से थी, तो इतना ज्यादा जागरूकता नहीं थी उस समय। फिर भी मैंने जब स्नातक किया, तो उसमें जब मैंने अपना विषय हिंदी रखा, तो मेरे एक सर थे, डॉक्टर राम कुमार सिंह थे। तो जी, वो चूंकि अभी वहां से मतलब ट्रांसफर हो गया उनका, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और उन्होंने, वही एक ऐसे शिक्षक थे कॉलेज में, अन्य हुँ, और विषय के अलावा, जो पूरी तन्मयता से अपनी कक्षा लेते थे और हिंदी को बहुत ही रुचिकर एक तरह से ये शैली में काव्य को पढ़ाना और उसके बारे में बताना, तो वहां से मेरी रुचि बढ़ी। और उन्होंने हिंदी में पीएचडी भी किया हुआ था और हिंदी से ही उन्होंने अपना करियर बनाया था, तो मेरा ऐसा, मैंने उन्हें एक आदर्श बनाकर आगे हिंदी लेना सोचा। जी। जैसा कि मैम हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अंग्रेजी की तरफ थोड़ा-सा झुकाव रहता है। जी तो जैसे कि हम हाँ, आप संज्ञा पढ़ा रही हैं, लेकिन किसी बच्चे को संज्ञा की थोड़ा-सा समझ नहीं आ रही है हिंदी में, तो क्या आप अंग्रेजी का प्रयोग करके भी उसे संज्ञा पढ़ा पाएँगी? जी, थोड़ा बहुत कर लूंगी मैम। मतलब पूरी तरह से मैं, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। तो मैम जी, थोड़ा सा मैं मतलब कोशिश करूंगी। और केंद्रीय विद्यालय में जाने से पहले मेरा एक और ये कार्य है कि मैंने जी, सोचा है कि अभी तक तो मैंने हिंदी पे बहुत कार्य किया है, कि चूंकि मेरी पूरी थीसिस लिखना सब कुछ हिंदी, और इंटरमीडिएट के बाद हिंदी छूट गई है, तो अब मेरा जो आगे का लक्ष्य है वो यही है कि इंग्लिश को मैं पूरी तरह से
एक बार मतलब इतना सीख जाऊं कि मैं बच्चों के साथ जो भी बातचीत है, जहां भी समस्या आती है, मैं उन्हें उसके माध्यम से समझा सकूं, जैसा। जी। जी। आपने बताया कि आपने हिंदी पर बहुत कार्य किया है। आप बताइए हमें कि आपने हिंदी पर कौन-कौन से कार्य किए हैं? सर, जैसा कि मैम पीएचडी किया तो जो 5 साल का एक टाइम था थीसिस के लिए, और हुँ, चूंकि मैम मैंने जो कवि चुना था केदारनाथ मिश्र प्रभात, तो इनके नाम आपने से चुना बहुत। जी। आपने चुना, जी। ठीक है। जी, हाँ, बताइए। जी। इनके नाम से बहुत लोग परिचित नहीं हैं। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह से तो बहुत लोग हैं। तो मैंने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि ये पुलिस विभाग में होते हुए भी इन्होंने अपना लेखन कार्य किया, तो मुझे थोड़ा इनके तरफ आकर्षण मेरा बढ़ा कि ऐसा इन्होंने किया तो बहुत ही इनको प्रकाश में लाना चाहिए। तो इनको प्रकाश में लाने के लिए मैम मुझे हिंदी पर कार्य करना पड़ा, क्योंकि इनसे संबंधित कोई भी पुस्तक कहीं पर भी मुझे नहीं मिली। मुझे इनके घर जाना पड़ा। पटना जिले में इनका घर था। मुझे वहां जाके हिंदी से संबंधित इनके पिताजी की जो उनके बच्चे थे उनसे कुछ किताबें लेना, घर से लाना, कुछ भी कोई मैटर कहीं नहीं मिला। पहली थीसिस मैंने ही लिखी, तो इसलिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। तो भाषा विज्ञान और इनसे संबंधित काव्य, जी, इन सब को मैंने, जी, मेहनत किया मैंने मैम इस आपने पे। कहा कि केदारनाथ सिंह के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं मैम, जो कि अग्रवाल नहीं मैम, अग्रवाल नहीं मैम, केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं। अच्छा, 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 अच्छा। जी, 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 जी। मैंने समझा आपने केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम लिया। नहीं नहीं। जी, एक टर्म होती है मैम स्वोट, SWOT एक टर्म होती है। क्या आप इसके जी। बारे में कुछ जानती हैं? नहीं मैम। जी, सॉरी। जी, इसकी फुल फॉर्म होती है मैम जी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट्स। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। जी, स्ट्रेंथ तो मेरी है मैम की भाषा की जो मेरी अभिव्यक्ति है, बच्चों के साथ जो मेरा संप्रेषण है, और या किसी के भी साथ, खासतौर से बच्चों के ही साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति इस तरह से करती हूँ उनके समक्ष कि वो हमारी चीजों को अच्छे से समझते हैं, और मैं अपनी हर एक बात को उनसे, मतलब जो भी सकारात्मक चीजें मैं उनसे कराना चाहती हूँ, मैं अपने भाषा के माध्यम से करा सकती हूँ। तो मैं जी, इसे अपना स्ट्रेंथ मानती हूँ। और मेरी जो वीकनेस है, तो जी, 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 सहृदयता मैम, मैं बहुत सहृदय हूँ। मुझे मतलब किसी अगले का कुछ भी कष्ट देख के, जैसे कोई भी बच्चा है कक्षा में परेशान है या आर्थिक रूप से कमजोर है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, मैं ये सब देख के मैं नजरअंदाज नहीं कर पाती मैम, और मैं उसमें पूरी अपनी भूमिका निभाती हूँ कि मैं जितना उसका सहयोग कर सकूं। जी। तो ये थोड़ा सा मैम कभी कभी बताइए मेरे कि लिए बाहर जी, बाहर जब मैं, जी मैम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मैम? जी, 10 जनवरी को मैम। जी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। मैम ऐसे बताइए कि आपकी जी। कक्षा में एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो आप ऐसे बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे अपनी कक्षा में? आपकी बात नहीं मानता, बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा, आपकी कक्षा में जो दूसरे बच्चे हैं, उन्हें भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही उद्दंड है। जैसे कि आपने ADHD बच्चा, ये कुछ ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ही अति सक्रिय होते हैं, बहुत उछल-कूद, एक ही चीज़ पर जी। ध्यान नहीं लगा पाना, तो उसमें ऐसे गुण हैं। जी। मान लीजिए कि उस बच्चे में ADHD वाले जो है वो स्थितियाँ पाई गई हैं, तो आप ऐसे बच्चे के साथ कैसे डील करेंगी? सर मैम, सबसे पहले तो जो हमने बीएड किया, हम लोगों ने तो मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा है। तो जी, बच्चे के मन को पढ़ने के लिए उसका हम सहयोग लेंगे, मनोविज्ञान को आधार बनाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का बच्चा है और वो क्या चाहता है, किस तरह से। अगर उसके शरीर में मतलब बहुत एनर्जी है, वो बहुत उछल कूद है, वो कोई भी चीज पे एकाग्र नहीं रह रहा, तो हुँ, थोड़ा हुँ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कराएंगे जिसमें वो अपनी उस ऊर्जा को का प्रयोग कर सके। और हुँ, हुँ। पढ़ाई के अलावा भी क्लास में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, क्योंकि
थोड़ा बहुत मैम उसमें उसको सहयोग होगा और फिर वो शांत होगा, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि अब इतना इस तरह से किया, अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझेंगे और उसी के हिसाब से मैं कोशिश करूँगी उसे समझाने की। जी। बहुत बढ़िया मैम। मैम आप ज्योति ज्योति झाला मैम। जी सर। प्रीति मैम, जी मैम। जैसा कि आपका साक्षात्कार टीजीटी हिंदी के लिए हो रहा है, जी। तो मैं आपको पाठ्यक्रम की तरफ ले जाना चाहूँगी। कक्षा 6 में मैम एक कविता लगी हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, झांसी की रानी। झांसी वो की आपको रानी। पढ़ाना है। तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएँगे मैम? मैम मुझे कविता तो याद नहीं है अभी पूरी तरह से, खूब 2-3 लाइनें याद हैं। जी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी, तो मैं वहीं से बताती हूँ मैम। जी, कोशिश करते हैं। जी मैम। पहले तो मैं थोड़ी-सी भूमिका बताऊँगी बच्चों को। क्या मैं उसे पढ़ा के बताऊँ मैम या फिर? मैम जैसे हमको आप बच्चा ही समझिए, आपको उसको पढ़ाना है। जी, जी। जी। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि कब आज़ाद हुआ? आप लोग बताएँगे? हमारा देश कब आज़ाद हुआ? क्या पता है? जी, 15 अगस्त 1947 को। तो बच्चों उसके पीछे कैसे हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, इसको थोड़ा-सा जानने का प्रयास करेंगे। किन-किन लोगों ने उसमें अपनी भूमिका दी, कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो उसमें आपने सुना होगा झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, नाम सुना है? जी, तो इन्होंने क्या किया और कैसे किया? तो उसको हम एक कविता के माध्यम से समझेंगे। जी मैम, जी। ठीक है मैम। अगला मैम बुंदेली जी। मैम शब्द ठीक है। और पद में अंतर जानना था मुझे। जी, मैम शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र हैं। जैसे शब्द राम लिखा है तो राम शब्द वो शब्द हुआ। राम जाता है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो वहाँ पे वो पद बन गया। जी मैम, बहुत अच्छा। मैम आप कौन सी विधा पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगी? जैसे साहित्य में बहुत सारी विधाएँ हैं। जी, काव्य पढ़ाना पसंद करूँगी। जी मैम, काव्य ही क्यों? काव्य को मैं थोड़ा-सा गा के भी पढ़ा सकती हूँ मैम और मुझे लगता है काव्य बच्चों को थोड़ा समझने में भी कठिनाई होती है, तो उसे समझा के आसान तरीके से बताना चाहूँगी। जी मैम। ठीक है मैम। जी मैम। मैम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में आप क्या जानते जी, सर समझ नहीं पाए हैं? प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में आप क्या जानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान जो सर अ, मनोविज्ञान तो सर एक मतलब अलग चीज़ हो गई और शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मनोविज्ञान है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो कठिनाई आती है और किस तरह से बच्चे को का विकास करना है, कैसे हमें उसकी रुचियों का ध्यान रखते हुए उसे आप सीखने पर आप मुझे जी। कोई भी बच्चा दें, मैं उसे जो आप चाहें वो या कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा? सॉरी सर नहीं पता। इन्हीं 2 शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उनके नाम बताइए। जी, स्किनर हैं और कोहलबर्ग, स्किनर। स्किनर के बारे में कोई एक बात। जी, संरचनावाद सर पूरी तरह कंफर्म नहीं है सर, संरचनावाद पे इन्होंने जोर दिया था स्किनर ने। शिक्षण विधियाँ शिक्षण विधियाँ क्योंकि आपने अभी बताया कि आप कैसे-ऐसे पढ़ाएँगे, तो आप एकदम शिक्षण विधियों के अनुसार ही पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा भी रहे हैं। किन्हीं 2 शिक्षण विधियों के नाम बताइए जो आप अपने शिक्षण में उपयोग करेंगे जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएँगे। अभी तो आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। सर शिक्षण विधियों में तो एक होता है आगमनात्मक विधि और एक निगमनात्मक होता है। तो जो निगमनात्मक है शिक्षण विधि वो
सही रहेगा और मैं उसी विधि से पढ़ाना चाहूँगी। निगमनात्मक। निगमनात्मक या निगमन विधि। जी, निगमन विधि। ये जो निगमन विधि ये क्या है? कि बच्चे को मतलब पहले एक सर बच्चे को पहले हम पूरी तरह से उसको थ्योरी नहीं पढ़ाएँगे, उदाहरण के साथ और एक उसके सामने अ, ऐसा उदाहरण रखेंगे जो उसके निजी जीवन से, आस-पास की चीज़ों से जुड़ी हुई हो और वो उसे पूरी तरह आत्मसात कर पाए, समझ पाए। जी मैम, इसे इसे आगमन विधि बोला जाता सॉरी सर। है। मैम आपने पिछले महीने या 2 महीने में पाठ्यक्रम के अलावा, क्योंकि आप तो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें जो पढ़ी हैं, जी, पढ़ी हैं सर और एक तो भाषा विज्ञान के लिए मैंने पढ़ा है उदय नारायण तिवारी को और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। दूसरा मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा है। बच्चों को जी, इसके अलावा कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा संपादित जो कबीर है उनका, उसके कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, पीजी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लंबा इंटरव्यू पहले ही हो चुका है, तो बाकी सभी लोग 2-3 और सवाल जो दिमाग में भी बन गए होंगे ना, वो सवाल पूछकर और मैम के मतलब सवाल और समीक्षा दोनों साथ-साथ करते रहिए। तो अभी नंबर है हमारे विजेता मैम। जी सर, बस 2 ही छोटे से प्रश्न पूछ रही हूँ और उसके बाद मैं समीक्षा बताऊँगी। ये बताइए मैम आपका प्रिय रस कौन-सा है? ये रस जी, ऐसे तो कई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मैम पसंद है वो श्रृंगार रस अच्छा लगता है। श्रृंगार रस। श्रृंगार की वर्तनी लिख के मुझे बताएँगी आप एक पेपर पे लिख के दिखा दीजिए। जी। मैम दिख रहा? जी, बिल्कुल सही। ये बताइए राम जाता है, आपने कहा राम जाता, अभी एक उदाहरण दिया था। सलीम और जॉन क्यों नहीं जाते हैं? हम बचपन से राम को ही भेज रहे हैं, सलीम को और जॉन को क्यों नहीं भेजते हैं? कुछ इस पर दृष्टिपात कीजिए। मैम ज़्यादा तो नहीं समझ आ रहा है अभी लेकिन मैं कहना चाहूँगी ऐसी कोई बात नहीं है मैम। ईदगाह भी है प्रेमचंद का जो कि पाठ्यक्रम में रखा गया और बहुत सारी ऐसी रचनाएँ हैं जिसमें ऐसे नहीं, चरित्र को नहीं, रखा मेरा गया है। उद्देश्य तो वो नहीं है। मेरा जी, उद्देश्य ये है कि जब भी हम उदाहरण देते हैं, तो हम सिर्फ़ राम को ही बाज़ार भेजते हैं, राम ही वायलिन बजाता है। तो थोड़ा अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें सलीम और जॉन को क्यों नहीं हम बाज़ार भेजते हैं? ये मनोविज्ञान से हुँ, संबंधित कुछ नहीं मैम नहीं जी, माफ़ करिएगा नहीं कुछ कोई बात समझ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं सर आप अगर पहले सारे समीक्षा बता दें, तो मैं अंत में इसलिए मुझे कुछ ही पॉइंट पे बोलना होगा, क्योंकि मैडम के गुण ही गुण भरे हुए हैं। तो आप धन्यवाद। यदि शुरू कर दें तो? एक्चुअली अंत में मैं सबको धन्यवाद भी जी, हाँ जी, कोई नहीं। रश्मि मैम, तब तक विजेता जी मैम सर। तैयार होते हैं, आप बता अ, मेरा प्रश्न ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अभी आपने आगमन और निगमन विधि बताई हैं, तो जो आप बता रहे थे और जहाँ तक मुझे लगता है कि आगमन विधि से पढ़ाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जी, निगमन विधि में हम नियम पहले बताते हैं, फिर बच्चे को पहले नियम में बाँधते हैं, फिर उसको थ्योरी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आगमन में पहले हम बच्चों के आस-पास की चीज़ों से उसका परिचय कराते हैं, बताते हैं, फिर नियम बताते हैं कि अच्छा हम ऐसा करेंगे तब ये अप्लाई होता है, तब ये लागू होता है ना? जी मैम। एक चीज़ ये हो गई। एक चीज़ आपने बीच में कहा था कि केदारनाथ मिश्र जी पर कार्य करना पड़ा। अ, जैसे मैम कि आपने मैंने नेट नेट क्वालीफाई कर रखा है, आप पीएचडी कर रखी है, तो मतलब हमारी एक अपेक्षाएँ जाग जाती हैं कि हम फिर ऐसे लोगों के एक-एक शब्द पर ध्यान देते हैं। इंटरव्यू जो भी ले रहे होंगे, वो आपके एक-एक शब्द पर ध्यान देंगे। तो
मजबूरी नहीं दिखानी है कि कार्य करना पड़ा। मैंने कार्य किया, केदारनाथ मैम, मिश्र जो प्रभात जी थे। मैंने शायद माफ कीजिएगा, मैंने शायद कहा कि मैंने केदारनाथ मिश्र प्रभात को चुना। जी। आप जी, आपने कहा कार्य करना पड़ा, मैंने उसको नोट किया इसीलिए कि मैं आपको बता सकूँ क्योंकि जी। अ, आप बहुत मतलब आगे हैं चीज़ों में आपने पीएचडी कर रखा है, ये सब कर रखा है, तो आपके एक-एक शब्द पे ध्यान भी दिया जा सकता है। जी। अ, बाकी मुझे ये पूछना था कि जैसे कि अभी हम जो टीचिंग में जो भी हम स्कूल में काम करते हैं, तो अभी जैसे जो रिपोर्ट कार्ड का काम होता है, वो भी ऑनलाइन होता है, सॉफ्टवेयर हमें मिलता है। आपने जी। सब किया है पीएचडी, नेट वगैरह, बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आपने क्या किया है? कोई अपने ऐसे हाँ, डिप्लोमा या डिग्री कुछ लिया है? नहीं, नहीं मैम, मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा प्रशिक्षण ले रही हूँ कॉलेज में ही, जो हमारे बीसीए डिपार्टमेंट और ये सब है, तो इनसे मैं थोड़ा सीख रही हूँ, जैसे पीपीटी बनाना, प्रोजेक्टर पे कैसे उसका प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ। जी। अ आपने एक जगह ऐसे तो देखिए हम फ्लो में बोलते हैं तो बहुत साधारण सी बात है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हिंदी के ही शब्द हैं या जो हिंदी से ही संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आपने व्याकरण की जगह ग्रामर शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि और जो फ्लो में निकलते हैं ठीक है, लेकिन आप जी, ग्रामर की जगह आप व्याकरण शब्द का प्रयोग करेंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? जी। तो बस मुझे मैं आपके आदर्श के बारे में एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि आपके आदर्श कौन हैं? जी, पहले तो मेरे पिताजी ही हैं मैम, वही मेरे आदर्श हैं, क्योंकि क्या गुण जितनी प्रभावित करते हैं उनके आपको? मैम उन्होंने मुझे हमेशा, मतलब मैंने उन्हें देखा है कि हमेशा कठिन परिश्रम करते रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं मानते और हर एक चीज़ खुद से करना पसंद करते हैं, चाहे छोटा काम हो या फिर बड़ा हो। उसके लिए कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये क्यों करूँ? तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी उनसे सीखने को मिली हैं और उसका परिणाम है मैम कि मेरा छोटा बच्चा, उसके साथ पीएचडी करना, और ये सारी चीज़ें मैंने उनके ही स्रोत से मैंने पाया है अपने अंदर। जी। जी, घनश्याम सर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? मेरी बच्ची रो रही है एक्चुअली बाहर। जी, वो बहुत परेशान जी कर रही मैम। है। क्या मैं जा सकती जी हूँ? मैम। क्योंकि कमियाँ तो आप ही लोग बताएँगे, मैं तो कहाँ से क्या बताऊँगी मैं, जी मैम। सर। जी मैम। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद मैम। जी रश्मि मैम। जी सर ठीक है सर बस हो गया मेरा। मुझे यही जानना था। जी ज्योति मैम, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। सर मैम का मतलब मुझे प्रश्न पूछना है या फीडबैक देना है? एक आध प्रश्न आप अगर कोई तैयार कर लिए होंगे ना इतनी देर में, सुन के अगर अच्छे से कुछ प्रश्न जी सर। प्रश्न, और फिर उसके बाद मैम को आप बता देंगे जहाँ जहाँ। जी सर। प्रीति मैम। जी मैम। मैम 6, 7, 8 और 9, 10th तक पढ़ाना है आपको, जैसा कि जी, पीजीटी के अंतर्गत आते हैं। तो एनसीईआरटी में कौन सी पुस्तकें लगी हुई है केंद्रीय विद्यालय के लिए, उनके नाम जी, बता दीजिए। जी। बसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो 6, 7, 8 में लगा है मैम, और 9, 10 में क्षितिज है, और उसके अलावा बाल महाभारत और रामायण कथा भी है। और कक्षा 9वीं और 10वीं में भी पूरक पुस्तिकाएं हैं क्या? उसमें मैम क्षितिज है 9वीं 10वीं में, और अच्छा। वितान भी है। जी, कृतिका चलती है मैम कक्षा 9वीं जी, जी, और 10वीं। जी मैम, सॉरी मैम। हाँ, मैंने पीजीटी का कोई मिक्स बात कर नहीं, दिया। ठीक है। जी, वितान, कृतिका और क्षितिज। ठीक है मैम, अच्छा लगा मुझे आपका कॉन्फिडेंस, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा था। धन्यवाद मैम।
ज्योति मैम, मैं आपसे एक बात और शर्मा सर, मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगी इस पर कि जैसे कि मैंने पूछा कि माल्थस का नियम क्या होता है? तो मैम ने कहा मुझे नहीं पता, और बखूबी उन्होंने विनम्रता के साथ बताया कि उन्हें नहीं पता है। क्या मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ आप बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर यदि आप बताएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हम ये कह सकते हैं जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बीच में नहीं कहना होता। वो बाद में अगर हाँ, ब्लॉक कर बाद देते हैं ना, तो बाद नहीं तो ऐसा नहीं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है शायद कि आप जानने के इच्छुक हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आप सीखने के इच्छुक हैं। ये उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आप सीखने के लिए तत्पर हैं, आप सीखना चाहती हैं। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती, जिनके लिए आपने मना किया है, अगर 1-2 प्रश्न उसमें से आपको याद रह जाते हैं इंटरव्यू के लास्ट में, तो आप उनसे ज़रूर पूछिए विनम्रता के साथ कि सर मुझे उत्तर नहीं पता है, लेकिन अगर आप मुझे बताएँगे तो अच्छा लगेगा। मैं जानना चाहूँगी। क्या मैम? हाँ, जी, विजेता सर। मैम, अभी आप जी सर। सबसे पहले तो प्रीति मैम, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका चयन निश्चित ही होना है, क्योंकि आप धन्यवाद डॉक्टर मैम। प्रीति हैं, तो योग्यताएँ तो आपके पास बहुत सारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्यूमेंट जब लगाए होंगे तो उसमें पीएचडी भी उसमें लगाएँगी ही आप, है ना? तो साक्षात्कार के जी, लिए आप तैयार रहिए कि आपको इतने बड़े स्तर से बच्चों के स्तर तक लाने का वो प्रयास ज़रूर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, है ना? तो इस चीज़ के लिए आप जी, तैयार रहें। आपके सारे ही एटीट्यूड पॉजिटिव हैं, है ना? तो मैं पहले वही बताना चाहूँगी, जैसे मुझे जो-जो अच्छे लगे आपके उत्तर देने के तरीके या उत्तर। जैसे जब आपको उत्तर नहीं आया तो आपने बड़े आसानी से ईमानदारी से और क्षमा माँग ली और आप आगे बढ़े, है ना? दूसरा मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा मैं बच्चों को दबाव देकर नहीं सिखाना, मुझे प्रेशर देकर नहीं सिखाना, और बच्चों से बातचीत करके, है ना? ये एक अच्छा लगा। जी, दू आपने 2-3 प्रश्नों के उत्तर में, जो समस्यात्मक प्रश्न थे, आपने बताया अभिभावक से बातचीत करना। तो शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समस्या को जब उसकी केस स्टडी बच्चे की करेगा या काउंसलिंग करेगा, तो वो अभिभावक के ही माध्यम से ही ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो आपके जी, 2-3 बार समस्यात्मक प्रश्न का ये उत्तर मुझे अच्छा लगा, अभिभावक से बातचीत। आपने कहा जो स्टाफ वाले बच्चे के लिए आपने कहा कि छात्र से मैं, क्योंकि वो मेरे लिए तो छात्र ही है। ये भावना होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ये विशेषता होनी ही चाहिए कि बच्चा बना रहे, भले ही किसी भी नेता का, सांसद का, और आते हैं केंद्रीय विद्यालय में, आपको आपको हो सकता है आपके डीसी सर का ही बच्चा आपकी क्लास में पढ़ाने को मिल जाए। तो बच्चा जब आपके सामने है, अन्य बच्चों के साथ है, तो आप उसको छात्र के रूप में ही मान रही हैं सामान्य, ये एक अच्छी बात है। आपने कहा जी, कि बच्चों को भोजन, नया जो ट्रेंड है फास्ट फूड खाने का, बच्चे उस वो अनहेल्दी हैबिट है ना? तो जी, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो छोटे बच्चे हैं, नहीं मानते, और शिक्षक की बात वो ज़्यादा मानते हैं। आपने कहा कि मैं उनसे कहूँगी कि ये खाओगे तो आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी, ये खाओगे तो परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी। परीक्षा का खौफ सभी को होता है। तो बच्चे क्या है, ये आइडिया आपका अच्छा लगा मुझे कि आपने उसको बच्चे की पढ़ाई से ही जोड़ दिया, और जी, बच्चा जी, इससे, उसकी जो खराब आदत है ये फास्ट फूड वाली, उससे वो बचेगा, है ना? जी, समर्पण भाव आप में दिख रहा है कि संगठन के लिए आप समर्पित हैं, और उसका सबूत इससे मिला मुझे। आपने कहा आपने अंग्रेजी सीखने पर कार्य शुरू कर दिया है, और कंप्यूटर जी, के लिए भी आप प्रयास कर रही हैं। तो ये दोनों तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो जी, आपको विद्यालय में डेली ही इनसे सामना करना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ों से, है ना? जी, दूसरा फिर आपने बताया हाँ, ये बात जो रश्मि मैम ने कही वो मैंने भी नोट की थी। मैंने लिखा है कि आपने कहा था कार्य करना पड़ा। अरे आपको बोलना चाहिए मैंने कार्य किया, शोध किया, है ना? इस तरह से। जी, पड़ा कहना, जैसा कि मैम ने बताया, लगता है आपने मजबूरी में, जबकि आपने, मुझे पता है ये कहा नहीं, ये साक्षात्कार के प्रेशर में हो गया है, पर आप इसे जी, आदत में डाल लीजिए। आपने मैम से कहा इसके उत्तर में कि नहीं मैम, मैंने चुना कहा। तो ये साक्षात्कारकर्ताओं गलत से था। बहस नहीं जी, करनी है, पोलाइटली जी, उनसे बोलना है
कि सर आप सही हो सकते हैं, यदि ऐसा हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा माँगूँगी और मैं आगे ध्यान रखूँगी, पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं कहा, पर इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है? जी, पोलाइटली जी, बोलना है। संप्रेषण कौशल आपका बहुत प्रभावी है और ये आपकी ताकत है, आप चाहे आपको मिल जाए 10th का बच्चा या 6 का और कभी-कभी प्राइमरी भी, है ना? जी, आप मुझे लगता है उसके स्तर तक आसानी से पहुँचकर बातचीत कर पा रही हैं। दूसरा, जी, आपने कहा सहृदयता पसंद है, तो आप खुद ही सहृदय व्यक्ति हैं। अच्छा प्रयास किया आपने झांसी की रानी कविता जो आपने पढ़ाई है उसमें बच्चों से आसपास के जो उनके जो पहले के जो पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न है वो कर लिए आपने और फिर आप कविता की ओर गईं। आप जी, गा लेती हैं, ये आपकी ताकत है और इसी ताकत को आपको बताना है। ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप ख़ासियत बढ़ाती जाएँगी उतना साक्षात्कार आपके लिए गहरा होता जाएगा, है ना? तो ये जी, बहुत अच्छी चॉइस आपने रखी है। राम जाता है वाले में मेरा उद्देश्य ये था कि आजकल थोड़े से कहते हैं ना उपमान बदल देने चाहिए। तो जी, इस चीज़ को भी मैंने भी आदत में डाल लिया, आप अभी से आदत में डाल लीजिए, राम को भूल जाइए, मन में याद रखिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन कक्षा के दौरान बच्चा भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है जब हम कहते हैं कि सलीम बाज़ार जाता है, जॉन बाज़ार जाता है। बच्चा क्योंकि वो पहले से ये सोचे बैठा है कि अभी मैम बोल देंगी, कोई उदाहरण लेंगी, वो राम ही पहले लगाएँगी, श्याम ही पहले लगाएँगी। जी, तो मैम। बच्चा भी फिर ना थोड़ा एक्टिव हो जाता है कि हाँ, हम ऐसे भी कुछ अन्य चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, कर सहज हैं, सकते तब हैं। बच्चा अगले उस पे जाएगा। तो आप प्रयास कीजिए, राम को बाज़ार अब हमें नहीं भेजना, कतई नहीं भेजना। अब हम जॉन को बाज़ार भेजेंगे, सलीम को भेजेंगे, है ना? सुरजीत को जी, भेजेंगे। जी, तीसरा मैम। आपने प्रिय विषय प्रिय और रस बताया श्रृंगार है, तो हो सकता है जब ऐसा प्रश्न कोई आए तो वो उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। जी, आपका अब मैं बताना चाहूँगी जो मुझे 2 ही बातें ऐसी लगी हैं। एक तो आपने मनोविज्ञान जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ़ पास होने के लिए स्टडी की थी, कि भैया इसमें मुझे जुगाड़ से इतने मिल जाएँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपने सर मनोविज्ञान वाले काफ़ी जितने भी मैम प्रश्न थे, थ्योरी जी, वाले, काफ़ी गैप हो गए थे समस्यात्मक मैम। नहीं। हाँ। जी, समस्यात्मक की बात नहीं कर रही, उसका उत्तर आप बहुत अच्छे से दे रही हैं, वो मनोवैज्ञानिक ढंग से ही दे रही हैं। जी, आपने थ्योरी में जैसे पर्टिकुलर, स्किनर और वो 1-2 ही नाम आप बता पाईं, पूरे जी, नाम जी, नहीं बता पाईं, है ना? टेंशन इसका नहीं लेना, है ना? मनोविज्ञान की चर्चा से आप साक्षात्कार में बचिए, मेरा कहना ये है। क्योंकि जी, जहाँ जी, तक है आप इसकी थ्योरी में डीपली नहीं जा पाएँगी और जा सकती हैं तो ठीक है, पर मेरी सलाह यही होगी कि आप मनोविज्ञान की ओर जाने से बच जाइएगा, ठीक है? और कड़वत शैली जो आपने बताई वो आपने एकदम सटीक और सही प्रयास किया, सही बताई। ठीक है, दोहा और चौपाई से मिलकर बनती है, शैली है ये छंद नहीं है। छंद है दोहा जी, चौपाई लेकिन शैली हो गई कड़वक, अंतर है दोनों में। 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है, ठीक है? जब बात रामचरितमानस की कर रही हैं, आपने अध्ययन नहीं किया, उसमें आपने ईमानदारी दिखाई, वो बहुत अच्छा था। ठीक है? और निगमन विधि आपने जब बताई तो सर ने आपको उसी वक़्त और मैडम ने आपको सही कर ही दिया था। मैं जी, इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। निगमन, नियम, आगमन, उदाहरण। इस ट्रिक से आप याद रख सकती हैं इंटरव्यू के दौरान भी और व्याकरण जी, के लिए ज़्यादातर शिक्षक और मैं भी जहाँ तक बाकी सहमत हों, उदाहरण पहले देते हैं यानी आगमन विधि व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट है। बोर्ड पर, कक्षा के आसपास, बच्चों के बीच से व्याकरण का टॉपिक जब भी आप क्योंकि इंस्पेक्शन फेस करना पड़ता है टीचर बनने के बाद, है ना? जी, हमारा जैसे हम बीएड में जब हमारी क्लास ऑब्जर्व होती है ना जिस तरह से, ऐसे ही केवी में इंस्पेक्शन भी होता है, वार्षिक निरीक्षण होता है शिक्षकों का हर साल। तो उसमें वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि यदि आप बच्चों से ही शुरू करें, अन्य उदाहरण उनसे लेते हुए, है ना? तो जी, आगमन विधि ट्रिक आपको समझ में आ गई। निगमन में नियम पहले बताते हैं कि जी, बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं, ये निगमन है, ठीक है? लेकिन बेटे जी, आपका नाम क्या है? वो कहेगा रमेश। बेटे ये क्या है? मैम डस्टर। ये क्या है? बोर्ड। ये हो गई आगमन। आगे आपने उदाहरण पहले दिया, फिर कहा जी हाँ, ये आप सब नाम ले रहे हैं वस्तुओं के, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और संज्ञा का एक शब्द में भी उत्तर आप देना चाहें, तो बच्चों आप कहेंगे संज्ञा क्या है? नाम ही संज्ञा है। ठीक है? तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो आपको काम आएँगी, बाकी बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाने वाला, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? बस धन्यवाद मैम। मेरी तरफ से इतना ही सुझाव है, सलाह है, कमी नहीं है ना? जी, आप नर्वस ना हो, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है साक्षात्कार। बहुत-बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मतलब मैम अभी आप किन्हीं से कोई सवाल पूछना चाहेंगे किसी भी तरह का? सर मेरा मेरा एक रह गया है पॉइंट, मुझे अभी याद आया है, माफ़ी चाहती हूँ।
शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है? मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता तो जो आपने उत्तर दिया अच्छा था। एक पॉइंट मैं उसमें ज़रूर ये डालना चाहूँगी कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और अदर जो कार्य हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनसे अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि हम अपना बचपन फिर से जी पाते हैं। हम रोज़ असेंबली में खड़े होना, रोज़ तैयारी करवाना, अभी ज़माने में क्या चल रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, अच्छा कल क्या हुआ था, रोज़ पेपर की न्यूज़ लाना। तो ताकत ये होती है कि जो चीज़ें हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो चीज़ें हमें कभी-कभी बोरिंग लगती हैं, तो उनको हम एक रचनात्मक तरीके से सीख पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना बचपन जीते हैं। जी। फिर से बचपन जीते हैं तो और बच्चों के बारे में जान पाते हैं, बच्चों के बारे में स्टडी कर पाते हैं, दुनिया भर के बच्चों से, अलग-अलग कल्चर के बच्चों से, अलग-अलग कल्चर के पेरेंट्स से, अलग-अलग खाने से व्यंजन से, इन सब से हम परिचित रह पाते हैं, ना चाहते हुए भी हम परिचित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगती है उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ना चाहिए कि हम अपना बचपन जो कि बहुत ज़रूरी है आज का जिस तरह से तनाव भरा माहौल है या कभी-कभी हम स्ट्रेस ले जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत ये है कि विद्यालय पहुँचते ही हम बच्चों को देखकर, बच्चों के हँसते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर हम अपना तनाव भूल जाते हैं और अपना बचपन जी रहे होते हैं। तो एक पॉइंट आप इसमें जी, अपना ये ऐड कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। बाकी आपको शुभकामनाएँ, बिल्कुल आप हमारे साथ जी, जुड़ने वाले धन्यवाद। हैं, धन्यवाद तो मैम। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। मैम, आप कुछ सवाल पूछेंगे मैम, प्रीति मैम? सर नहीं, जो भी मेरी कमियाँ थी मुझे पता चली, मैंने थोड़ा नोट भी कर लिया है मैम। और सर तो अभी तो नहीं कोई सवाल। जी, तो मैं फिर एक बार पूरा वाइंड अप कर देता हूँ फिर। जी, जी सर, बिल्कुल। मैम, आपको व्याकरण के सवाल हम पूछे गए। ज्योति झाला मैम ने आपको व्याकरण के काफी सवाल पूछे। व्याकरण पे जी, लीजिएगा 9वीं 10वीं विशेष कर, जी, क्योंकि आपको जितना जिस तरह का बायोडाटा है, आप इसमें चेंज करने की ज्यादा मत सोचिएगा। केवीएस का अपना जी। बायोडाटा बन के आएगा, उसमें आपको फिल करना होगा, लेकिन चेंजेस मत अच्छा, करिएगा, उसमें आप अपनी डिटेल जी, सारी भरिएगा। तो वो क्या जी, करेंगे, फिर वो ये देखना चाहेंगे कि क्या आप छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और आप पढ़ा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑल ओवर मेरा सवाल ये बन रहा था काफी देर से, जो मैं अब आपसे पूछता हूँ, और उसका अर्थ आप तुरंत समझ जाएंगे कि इतनी जी, देर क्यों हो गई आपको सरकारी नौकरी मिलने में, जबकि कहीं से कोई जी, कमी है ही नहीं, बहुत अच्छी पकड़ जी, आपकी हर चीज पर है। तो इसका जवाब मैं नहीं अभी पूछूंगा, बट इसका मतलब ये है कि आपका परफेक्ट है इंटरव्यू। कुछ चीजें हैं जो अभी निकल कर सामने आई हैं, बिल्कुल। सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें सबने बता दी। आपने एक जवाब दिया था कि पोस्ट के समकक्ष अगर, बहुत बढ़िया जवाब था, प्रैक्टिकल जवाब था कि बड़ी अगर जी, नौकरी मिलेगी ना तो जाऊंगी। भाई हर कोई अपनी जी, उन्नति जी, चाहता है, और हर चीज में आप व्यवहारिक रहे। बच्चों वाली बात जो पूछी गई आपसे कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, तो आपने ऐसा आदर्शवादी नहीं बने कि कैसे मेरी क्लास में ऐसे बच्चे कैसे हो जाएंगे, नहीं, हो सकते हैं बच्चे, मिल सकते हैं। जी, कुछ बड़ी कमियां निकाल नहीं पाए ना, इसलिए आपको छोटी छोटी कमियां निकालनी पड़ रही है। नहीं सर, बिल्कुल वही तो सुनना है, क्योंकि कुछ बड़ी उसी में कमियां हैं, सुधार करना है, बहुत बिल्कुल। मेहनत कर रही है। आपसे मेरी काफी दिन पहले बातचीत हुई थी, तो जिस तरह से जी, आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, सारी चीजें मेंटेन कर रखी है। एक समय बच्चा भी आया था आपके बीच में, जी, तो वो जी, काबिल तारीफ है सारी चीजें। एक धन्यवाद हमारे सर। किसी पैनलिस्ट ने कहा कि अंग्रेजी की तरफ केंद्रीय विद्यालयों का झुकाव है, ये जी, संसार का ही झुकाव है अंग्रेजी की तरफ, और उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन क्योंकि जी, यहाँ द्विभाषी होना भी बहुत जरूरी है, हिंदी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तो हिंदी की जानकारी, हिंदी के शब्दों का पता होना। हर एक जो पत्र अंग्रेजी में जा रहा है वो हिंदी में भी जाएगा, तो फिर हिंदी अध्यापक को पूछते हैं, और जहाँ जहाँ पीजीटी नहीं होते ना, तो पीजीटी को, और जहाँ टीजीटी भी नहीं होते, जैसे इस समय मेरे केंद्रीय विद्यालय में जहां से मैं आया हूँ, वहां ना तो जी, पीजीटी है ना तो टीजीटी है, वहाँ पीआरटी मैम है, और पीआरटी मैम है दिल्ली की, उनको राजभाषा का काम सौंप रखा है अभी, तो करना पड़ता है इस तरह। फिर उनको वो राजभाषा से संबंधित सारी चीजें करनी होती है, तो हिंदी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा हमें। और अगर ये अंग्रेजी की तरफ झुकाव है ना, तो फिर हिंदी की तरफ हम लोगों को लाना ही पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। लेकिन वर्तमान स्थितियां ये है। शिक्षण विधियों का और मनोविज्ञान का मैम ने आपको बता ही दिया। शिक्षण विधियों में मैं आपको जी, बताऊं कि
आपको जवाब ये देना है कि मान लो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि निगमन और आगमन में अच्छी कौन सी, तो एक विधि जी और होती है जो दोनों को मिलाकर बनती है। पहले आगमन विधि से शुरू करेंगे तो आगमन निगमनात्मक विधि ये होती जी। है। मतलब उसमें आपने पहले मैं थोड़ा सा उसमें सर कंफ्यूज हो गई थी, मैं आगमन ही कहना चाहती थी लेकिन नहीं, आगमन निगमन आगमन मतलब तीन एक साथ जी प्रयोग करेंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो तीन क्या है, दो ही जी विधियां हैं जिनको हमें ऐसे प्रयोग करना है। पहले आगमन, हम उदाहरण से गए, फिर वो परिभाषा पर भी हमें जाना होता है, मतलब दोनों तरीके से, क्योंकि सच में बच्चा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उदाहरण से भी परिभाषा से भी परिभाषा समझते हैं। दूसरा, जी जैसे परीक्षा नजदीक है ना, तो स्थितियों के अनुसार, देश काल वातावरण के अनुसार हमें विधियां बदलनी होगी। इसीलिए तो निगमन विधि आज तक चल रही है। तो आगमन जी निगमन माने आगमन निगमनात्मक, एक साथ दोनों विधियों का प्रयोग। एक और जो राम और सलीम की बात आई ना, उसमें भी मैं जी बता दूं, मैम निष्पक्ष रहना है। मेरा ही बेटा और मेरी ही बेटी क्लास में पढ़ रही है, 9th क्लास में, वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसके साथ अन्याय करूं, माने उसे, क्योंकि वो मेरी बेटी है तो उसे टफ क्वेश्चंस दूं, उसको स्थितियां ऐसी दे दूं कि वो, क्योंकि वो टीचर की बेटी है ना, तो ये भी तो उस बच्चे के साथ अन्याय हो गया जो कक्षा का बच्चा है। ऐसे ही हमें जी सलीम और जॉन का प्रयोग करने के साथ साथ राम का भी करना है। ऐसा नहीं कि राम को राम छोड़ देना है, माने हमें सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वो अगर मेरे धर्म से संबंधित है तो फिर उसका प्रयोग मैं ना करूं, मतलब हर एक का जी निष्पक्ष बहुत जरूरी है, तटस्थ नहीं रहना, निष्पक्ष रहना है। इसके बाद आ गया अपना, सर यहाँ पे मेरा क्या जवाब होता, जैसे राम सलीम का हुआ तो मैंने नहीं जवाब दिया, तो वहां पे मैं क्या कहना था सर कि अब तक होता आया है लेकिन हम ऐसा करेंगे या फिर नहीं बच्चों को ऐसा उदाहरण देंगे। सर, मैं कभी ऐसा करते ही नहीं। मैं हमेशा, कभी राम का उदाहरण मेरे दिमाग में आ जाता है, कभी सलीम का भी आ जाता है, कभी जॉन का भी आ जाता है, मतलब मैंने जी कभी ऐसा किया नहीं। जी, जैसे मैम ने कहा पुस्तकों में दिया जाता है, अक्सर राम का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है, तो उसके लिए तो मैम सर पुस्तक को तो हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या कहेंगे फिर वहाँ। कि हो सकता है ऐसा पुस्तकों में दिया जाता रहा होगा, लेकिन मैं मैं कक्षा के दौरान ऐसा कुछ एक किसी एक पक्ष को लेकर नहीं वो उदाहरण पक्षपात से दूंगी संबंधित जी ही सवाल था, तो हम पक्षपात से जी जी संबंधित थे कि हम पक्षपात नहीं करते। हमारे लिए जाति, धर्म, ये सब कोई मायने नहीं रखते। हम राम का भी उदाहरण देते हैं, हम जोन का भी देते हैं, हम स्थिति अनुसार उदाहरण देते हैं जी सर, सबका। अगर अधिकतम बच्चे क्लास में किसी विशेष समुदाय से हैं तो इस विषय का भी ध्यान रखना होता है, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, और मतलब कुल मिलाकर निष्पक्ष रहते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं कभी इस तरह, मतलब सारी चीजों के उदाहरण आ रहे होते हैं, कभी बोर्ड पर सलीम भी आ जाता है, कभी लड़का लड़के का नाम भी आ गया, मतलब राम सीता क्यों नहीं, तो कभी सीता भी जी आ गया। हर चीज, हर एक आ रहा होता है। तो ये उन्होंने निष्पक्षता के तरफ ही उनका इशारा था, और वही वो जी कहना चाह रहे थे मैम। और अभी मैं, बिल्कुल, विविधता में एकता का भी ध्यान रखना है और नए प्रतिमान भी हमको प्रयोग करने हैं, बस यही तात्पर्य था और कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं, टेंशन नहीं लेना। हाँ, जी और हाँ, तो ये सारी चीजें जो हो गई, बाकी सारी चीजें तो हमारे मैम लोगों ने सब चीजें कवर अप कर ही थी। सवाल आपको कुछ जानने हैं ही नहीं, डेफिनेटली आपका चयन तो होना ही होना है। अब सभी का मैं एक बार धन्यवाद कर देता हूँ। धन्यवाद सर मैम, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत डर रही थी, कल सर ने जब कहा तो मुझे लगा कि मतलब अचानक, फिर मुझे लगा नहीं, मौका छोड़ना मतलब एक तरह से अगला खुद अपना समय निकाल के लोग दे रहे हैं और मैं उससे पीछे हटना, ये भी बहुत ही खराब मेरे लिए वो था। तो मैं तुरंत फिर तैयार हुई, मैंने कुछ तैयार नहीं किया था क्योंकि मनोविज्ञान में मैम ने बताया, तो मेरा बीएड 2009 का है मैम, तो उस समय जो भी मनोविज्ञान पढ़ा था तो रिवाइज बस वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए जो मैंने देखा, तो बहुत पूरी पकड़ तो नहीं है लेकिन मैं फिर से इसको अच्छे से देखूंगी, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित तो वो प्रश्न करेंगे सर, बच्चों को तो हम मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, तो जानना होगा जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर मैम, बहुत बढ़िया लगा। रश्मि मैम, आपको फिर से बहुत सारा धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा और मुझे ये मौका दिया। ज्योति मैम और बाकी जो प्रीति मैम, विजेता मैम और पहले जो अनु मैम थी, अच्छा लगा, हमने भी कुछ सीखा, ऐसा नहीं है।
सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, कहीं भी हों, सीखना चाहिए। कभी-कभी हम क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे बच्चे से कुछ सीख लेते हैं, तो अच्छा लगा सर। शर्मा सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और बहुत अच्छा लगा काम करके। मैं खुद भी व्यस्त रहना चाहती हूँ, पर कभी कोई ऐसा मिलता नहीं है जो अपने साथ व्यस्त रख ले। आपने इस लायक समझा। मैं भी यहाँ अकेली रहती हूँ सर और थोड़ा-सा चाहिए होता है कि हाँ, जी, करना चाहिए ऐसे काम, करने चाहिए। बहुत धन्यवाद मैम, ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। विजेता मैम, अ, विजेता मैम को जी बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। फैमिली में बिज़ी होते हुए भी उन्होंने तुरंत समय दिया। एक बार फिर से विजेता मैम को बहुत सारा धन्यवाद। मैम, जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने भी मुझे ये अमूल्य अवसर दिया। धन्यवाद सर। जी, ज्योति झाला मैम, बहुत सारा धन्यवाद। ममता रानी मैम, शिप्रा मैम, भूमि मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप में से सुमन मैम, बहुत धन्यवाद मैम। आप में से कोई कुछ अगर बोलना चाहे, कहना चाहें जो जिनका भी मैंने नाम लिया है, तो प्लीज़ आपका भी बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद आप सभी का। अगर हम सफल होते हैं, तो ज़रूर आप सभी का बहुत बड़ा योगदान होगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, 2 इंटरव्यूज़ आज हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे और मुझे अवसर मिलेगा, सौभाग्य होगा मेरा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम, काफ़ी कुछ जानकारी मिली, सीखने को मिला और जो कमियाँ हमसे हो रही थी, वो भी नज़र में आई। बहुत धन्यवाद मैम। और मैम अगर आप में से कोई मैम बोलना चाहे ना, तो क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम जी बोलना सर, चाहते रहे होते हैं हमेशा। हाँ, जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। कीमती समय आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मैम। इसलिए आप सभी को शुभकामनाएँ भी हैं, जो साक्षात्कार में शामिल हो रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आपसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी मैम अगर कुछ भी अगर बोलना है, तो नहीं तो अपना साक्षात्कार